प्राचीन भारतीय इतिहास के समक्ष जो भी राजनीतिक घटनाएं हुई उसकी चर्चा आज हम इस लेक्चर सीरीज में करेंगे। और आज जिस लेक्चर सीरीज की चर्चा होगी दो खंडों में, वो है मौर्योत्तर काल, राजनैतिक अवस्था 1 और राजनैतिक अवस्था 2। इस लेक्चर में प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के लिए सोनिया शर्मा हमारे साथ हैं और वो इसे प्रतीकात्मक तरीके से आपके समक्ष रखेंगी। तो मौर्यों का जो शासनकाल है वो मूलतः दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास खत्म हो चुका था और उसके बाद के कालखंड को हम मौर्योत्तर काल की संज्ञा देते हैं। और अक्सर गुप्त काल की शुरुआत जो कि 320 ईस्वी के आसपास मानी जाती है, तो उस समय तक का जो एक क्रोनोलॉजिकल कवरेज है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे और उसका राजनीतिक पक्ष हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप सामान्य तरीके से जो एक इमेजिनेशन है लोगों की मौर्यों के बारे में, वो है एक अति केंद्रीयकृत व्यवस्था की, यानी कि मौर्य काल अपने आप में एक केंद्रीयकृत राजनीतिक अवस्था को दर्शाता है। और उसके पश्चात जो राजनीतिक घटनाएं हुई और जिस प्रकार की पॉलिटीज भारतीय मानचित्र पर आप देख सकते हैं मौर्योत्तर काल में, उसमें आप पाते हैं कि कई छोटे छोटे राज्य व्यवस्था हमें देखने को मिलते हैं 180 ईसा पूर्व के पश्चात। अगर आप एक दूसरे तरीके से इसको समझना चाहें तो यह भी कह सकते हैं कि मौर्यों के पतन के पश्चात मगध क्षेत्र का जो एक पैन इंडिया बेसिस पर प्रभाव था वह अब कम होता जा रहा है। अगर आप भारतीय मानचित्र को देखें मौर्योत्तर काल की, तो आपको वहां शुंग के शासन नजर आएंगे, वहां काण्वा के शासन नजर आएंगे। कलिंग क्षेत्र में आप देख सकते हैं पहली बार कलिंग ऐतिहासिक, आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक जो उसका स्टेज होता है वहां वो इंटर कर रहा है पहली शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात। खारवेल वहां के राजा हैं और खारवेल के हमें कई जो शिलालेख मिले हैं, उनके अभिलेख मिले हैं जिसे हम हाथी गुम्फा अभिलेख के नाम से जानते हैं। तो उसमें पहली बार इस इलाके के, यानी आज के ओडिशा इलाके का हमें रेफरेंस मिलता है और यहाँ के राजा हमें पहली बार ऐतिहासिक स्टेज पर नजर आते हैं। यह एक महत्वपूर्ण काल इसलिए भी है क्योंकि जो इतिहास लेखन है, जो हिस्टोरियोग्राफी है, उसमें मौर्योत्तर काल को डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। यानी अब जो पैन इंडियन सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था मौर्यों के समय थी वो संभवतः अब नहीं है और उसके जो छोटे छोटे घटक तत्व हैं वो अब सामने आ रहे हैं। तो अगर 180 ईसा पूर्व के आसपास आप मगध इलाके को देखें जो कि केंद्र बिंदु था मौर्यों के शासनकाल का, वहां आपको शुंग राजा राज करते नजर आते हैं। वहीं 28 ईसा पूर्व तक आप देखते हैं कि काण्वा का भी यहां राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलता है। कलिंग की चर्चा अभी हम लोगों ने की, हाथी गुम्फा अभिलेख हमें मिलना शुरू हो जाता है पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। और यहां कलिंग राजा खारवेल अपने शासन की बात कर रहे हैं और उनका यह भी क्लेम है कि केवल कलिंग इलाके में नहीं बल्कि मगध और उत्तरी डेक्कन यानी नॉर्थ डेक्कन और यहां तक कि दक्षिणी भारत में पांड्य इलाकों तक भी यानी कि पेनिनसुलर इंडिया तक भी ये जो खारवेल राजा हैं उनका राजनीतिक प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि वहां इन्होंने
सफल आक्रमण का दावा किया है अपने अभिलेख में। तो ये तो जो केंद्र आप कह सकते हैं जो कोर एरिया था मौर्यों के समय का, उसकी अवस्था, राजनीतिक अवस्था हम लोगों ने देखी। अगर उत्तर पश्चिम भारत की ओर हम नजर करें, यानी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहां हमें मौर्योत्तर काल में इंडो ग्रीक देखने को मिलते हैं। इंडो ग्रीक रूल्स यानी कि जो अलेक्जेंडर का यहाँ भारत में वो हालांकि इंडस के पूर्वी इलाके में नहीं आ सका था, तो यहाँ से उन्हें अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा था, जो इंडस नदी है उससे वापस जाना पड़ा था। परंतु अलेक्जेंडर के आक्रमण के पश्चात इस इलाके में, यानी उत्तर पश्चिमी भारतीय इलाके में, आपको कई इंडो ग्रीक पॉलिटीज के उदाहरण मिलने शुरू हो जाते हैं मौर्योत्तर काल में, जो कि मूलतः अलेक्जेंडर के सेनापति थे, सत्रप्स जिसे कहते हैं। और जो बैक्ट्रिया क्षेत्र है, बैक्ट्रिया क्षेत्र यानी कि आज के अगर नोमेनक्लेचर में देखें तो सेंट्रल एशियन जो एरिया है, जो अर्शवाइल यूएसएसआर के घटक जो तत्व हैं, वो राष्ट्र उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान वगैरह जो का इलाका है, ऑक्सस रिवर के आसपास का इलाका है, उसे हम बैक्ट्रिया क्षेत्र कहते हैं। और यहां आपको कई इंडो ग्रीक रूलर्स के प्रमाण मिलते हैं मौर्योत्तर काल में। जो ग्रीक में लिखे और इंस्क्राइब्ड चीजें आपको मिलती हैं, और बाद में वो जो इंस्क्रिप्शंस हैं या क्वाइंस के ऊपर जो अंकित है ग्रीक भाषा में, उसमें ब्राह्मी लिपि भी आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अब यहां एक समावेश हो रहा है इंडियन और ग्रीक ट्रेडिशन का। इसी संदर्भ में उत्तर पश्चिम भारत से हमें मिलिंद पन्हा में मेनंदर, जो मियंदर, राजा मियंदर का उल्लेख हमें मिलता है। और मिलिंद पन्हा एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और जिसमें मेनंदर नागसेन के साथ, नागसेन एक बड़े नामी भिक्षु हैं बौद्ध परंपरा के, उनके साथ उनकी बातचीत का ब्यौरा हमें मिलिंद पन्हों में मिलता है। और मेनंदर जो कि राजा थे, इंडो ग्रीक रूलर थे इस इलाके में, उनके सिक्के आपको आज के काबुल से लेकर आज के मथुरा तक बिखरे पड़े मिलते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, और चूंकि इस समय जो सिक्कों को निर्गत करने का जो एक मोनोपोली है वो राजा के पास आ चुका था, एक अधिकार बन चुका था। तो अब, और यह भी एक नई परंपरा भारतीय राजनीति या अर्थव्यवस्था में बनती नजर आती है मौर्योत्तर काल में, कि अब सिक्के राजा निर्गत करेगा, न कि कोई अन्य श्रेणी या ट्रेड गिल्ड्स जैसा कि मौर्य काल तक हो रहा था। तो ये एक परंपरा हम मौर्योत्तर काल में बनता देखते हैं, और कालांतर में हम पाते हैं कि ये परंपरा आज तक चलती आ रही है। आज भी वन कैन वेरी सेफली से दैट coins and issuing of coins is the sole preserve of the king, the sovereign. It's a mark of sovereignty. तो मिनंदर के सिक्के आपको काबुल से लेकर मथुरा इलाके तक में देखने को मिलते हैं, जो कि इस बात का परिचायक है कि यह पूरा जो उत्तर पश्चिमी भारत का इलाका है, वहां इंडो ग्रीक रूल यहां काबिज था इस समय। इसी के साथ अगर बेसनगर स्तंभ की बात करें, बेसनगर स्तंभ अभिलेख की बात करें, और बेसनगर को आप कह सकते हैं कि वो आज का मध्य प्रदेश के इलाके में है, और यहां आपको बेसनगर स्तंभ अभिलेख में हेलियोडोरस, जो कि तक्षशिला अवस्थित राजा अंति अल्किदास का राजदूत था, उसका अभिलेख मिलता है। और इस बेसनगर इंस्क्रिप्शन में आपको वसुदेव संप्रदाय के बारे में या उसी को ये समर्पित है। तो वसुदेव संप्रदाय के प्रति आसक्ति एक इंडो ग्रीक रूलर का यहां होना,
यह एक समन्वित संस्कृति का अप्रतिम उदाहरण है। और अगर पश्चिमी भारत की बात करें तो यहां आपको कई शक वंश के राजा देखने को मिलते हैं मौर्योत्तर काल में। और जो शक राजा थे, जिन्हें शाक्य के नाम से भी आप जानते हैं, तो उनका भी जुड़ाव मध्य एशिया से था और पश्चिमी भारत में 5वीं सदी तक इनकी उपस्थिति इतिहास में दर्ज है। तो और हम भारतीय परंपरा में विक्रम संवत और शक संवत की भी बात करते हैं। तो शक संवत जो है वो 78 ईस्वी से शुरू होता है। तो एक जो शक ट्रेडिशन है उसका आप भारतीय संस्कृति पर जो प्रभाव था उसको भी इससे समझ सकते हैं। रुद्र दमन का आपने निश्चित रूप से नाम सुना होगा और रुद्र दमन 2री सदी ईस्वी में पश्चिमी भारतीय इलाके में, गुजरात इलाके में काबिज दिखते हैं और 2री सदी ईस्वी के मध्य में लगभग इनका शासनकाल रहा होगा। और इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है जो कि गुजरात में है। नर्मदा घाटी इलाके में सातवाहनों के साथ इनका एक संघर्ष जैसी स्थिति इनकी थी और सातवाहनों से इन्होंने विजय भी हासिल की थी और तत्पश्चात फिर सातवाहनों ने भी इन्हें हराया था या शाक शक्ति को हराया था, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यह है लगभग गुजरात या पश्चिमी भारतीय जो इलाका है वहां किस प्रकार की पॉलिटीज थी और उनका संबंध किस क्षेत्र से था और उसकी विशिष्टताएं क्या थी, इसकी चर्चा हम लोगों ने की। राजस्थान क्षेत्र को अगर देखें तो मौर्योत्तर काल में यहाँ यौधेय का शासन था, यौधेय पॉलिटीज थी और एक तरह से आप कह सकते हैं ट्राइबल पॉलिटी ये थी। ये मोनार्किकल पॉलिटी नहीं थी, ये राजवंश संभवतः नहीं था बल्कि जनजातीय व्यवस्था यहाँ व्याप्त थी। और यहीं हमें सुदर्शन तालाब के मरम्मत की भी बात हमें मिलती है रुद्रदमन और गिरनार इंस्क्रिप्शन वगैरह से। और सुदर्शन तालाब का यहाँ जो मैंने उल्लेख किया उसका वास्ता मौर्य काल से था। संभवतः उसी समय मौर्य काल के एक गवर्नर ने सुदर्शन तडाग का तालाब को खोला था, उसकी शुरुआत की थी और कालांतर में आगे भी कई राजा सुदर्शन तडाग को मरम्मत कराने की क्लेम करते हैं। तो एक आप कह सकते हैं 200-300 वर्षों के पहले तक का हिस्टोरिकल रेफरेंस आपको पश्चिम भारत से मौर्योत्तर काल के शिलालेखों से, अभिलेखों से मिलता दिखता है। उत्तर पश्चिमी इलाके में ही आपको कुषाणों का भी प्रमाण मिलना शुरू होता है। कुषाण हम सभी जानते हैं, कुषाण वंश काफी भारतीय ऐतिहासिक परंपरा में लोकप्रिय भी है और हम सभी उसके कई राजाओं से वाकिफ भी हैं। कनिष्क का नाम हम सभी जानते हैं जिसका शासनकाल 78 से लेकर 144 ईस्वी तक का रहा था। तो कुषाणों का भी प्रभाव और उनकी राजनीतिक उपस्थिति हमें मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिमी भारत से मिलती है। कुषाणों का जुड़ाव यूची ट्राइब से जोड़ा जाता है, यानी यूची जनजाति से उनका संबंध रहा था, उसी के वो आप कह सकते हैं डिसेंडेंट्स थे। और काबुल यानी अभी का अफगानिस्तान और कश्मीर इलाके में इनकी काफी ज्यादा व्याप्त उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। कुषाण राजाओं में कुजुला कार्डफिसेस, विमा कार्डफिसेस
और अंतोगत्वा कनिष्क 78 से 144 ईसा पूर्व में इनकी उपस्थिति आप देख सकते हैं। जो कुषाण शासनकाल था वो कई मायनों में भारतीय ऐतिहासिक परंपरा में उन्होंने कुछ नए ट्रेंड्स डाले, जैसे गोल्ड क्वाइंस का जो प्रसार है, जो सोने के सिक्के का प्रसार है, या पोर्ट्रेट्स यानी कि जो गोल्ड क्वाइंस थे या दूसरे मेटेलिक क्वाइंस थे उसके ऊपर राजा या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का पोर्ट्रेट, उनका जो एक बस्ट फिगर हो सकता है या एक पूरा बॉडी का पोर्ट्रेट उसमें इम्बॉस्ड होता था। और अक्सर हाँ जो जिस वर्ष में उस सिक्के को निर्गत किया गया था उसका रेफरेंस भी हमें मिलना शुरू हो जाता है। और ये एक इतिहासकार के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब वो इतने पुराने समय की ऐतिहासिक पुनर्रचना करता है तो सिक्कों पर जो अंकित तिथि है या अभिलेखों में जिस प्रकार का वर्णन है वो काफी सहायक सिद्ध होता है पूरी घटनाओं को एक क्रोनोलॉजिकल जैकेट पहनाने के लिए। यानी कि जो समयबद्धता है जिसकी काफी कमी है अन्य स्रोतों में, प्राचीन भारतीय संदर्भ में, वो अब पूरी होने लगी है सिक्कों के आने के पश्चात। और ऐसा आप देखेंगे कि जब से पोर्ट्रेट कॉइन्स आ गए या मेटालिक कॉइन्स आ गए या सर्कुलर कॉइन्स, या ये भी आप कह सकते हैं कि यही वो समय है जब भारतीय ऐतिहासिक परंपरा में सर्कुलर कॉइन्स आने शुरू हो गए। क्योंकि इसके पहले जो आहत सिक्के होते थे यानी पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे, उनकी कोई शेप या साइज निर्धारित नहीं थी और वो एक सिल्वर स्ट्रिप को काटकर अलग अलग शेप और साइज में काटकर उन्हें बनाया जाता था, क्योंकि वो इंट्रिंसिक कॉइन्स होते थे। उनकी जो वैल्यू है वो उस कॉइन्स में ही एम्बेडेड होती थी और उस पर कोई अलग से वैल्यू अंकित नहीं होता था। और जो मूल्य है उस मेटेलिक ऑब्जेक्ट की, वही वो कॉइन का मूल्य होता था। तो कॉइन अपने आप में एक वैल्यू था और पूरी वैल्यू उस कॉइन के अंदर एम्बेडेड होती थी। और जो शेप और साइज होता था आहत सिक्कों का, पंचमार्क कॉइन्स का, वो अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स के होते थे, कोई निश्चित उसकी शेप नहीं होती थी। परंतु कुषाणों के आने के पश्चात अब सर्कुलर कॉइन्स होते थे। कॉइन्स अक्सर हाँ जो गोल आकार के होते थे, और आज भी आप देखेंगे तो भारतीय वर्तमान में भी जो कॉइन्स हैं वो गोल ही होते हैं। तो इस प्रकार की परंपरा भी यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही है, वो एक संस्थागत तरीके से भारतीय इतिहास में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और वो काफी लंबे समय तक यह चलता रहा। कुषाणों की राजधानी संभवतः पुरुषपुर, जो कि आज का पेशावर है, और ऐसा माना जाता है कि मथुरा भी कुषाणों का सेकंड कैपिटल हो सकता था या रहा होगा, क्योंकि मथुरा में भी कुषाणों के कई प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं पुरातात्विक दृष्टिकोण से। वाराणसी और सांची तक जो कुषाणों के राजनीतिक उपस्थिति है उसके साक्ष्य हमें मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि केवल उत्तर पश्चिमी भारत नहीं बल्कि पूरा उत्तरी भारत और मध्य भारत के भी कई इलाके, सांची तक, मध्य प्रदेश तक, हमें कुषाणों के उपस्थिति का प्रमाण मिलता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण मसला यह था कि चूंकि कुषाण मूलतः मध्य एशिया के थे और मध्य एशिया क्षेत्र में उनका प्रभाव था, वह उनका कोर एरिया था, और उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर भारत भी उन्हीं के अधीन था इस समय। तो यह वह समय है मौर्योत्तर काल का जहां चीन से होकर यूरोप तक सिल्क रूट जा रहा था, और सिल्क रूट काफी ल्यूक्रेटिव ट्रेड रूट था और निश्चित रूप से वो कुषाणों के इलाके से होकर गुजर रहा था। और चूंकि उत्तर पश्चिमी और उत्तर भारत कुषाणों के अधीन ही था, तो सिल्क रूट से जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकता था या सिल्क रूट से जुड़कर अगर छोटे व्यापारी उसमें अपनी सहभागिता दे रहे थे,
तो यह फायदा भारतीयों को इस समय कुषाणों के शासनकाल में मिलता दिखता है। कुषाण के सिक्के बड़े आइकॉनिक हैं और उसकी महत्ता की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, उनके राउंड शेप का होना, गोल्ड कॉइन्स का होना वगैरह वगैरह। पर्सिया के ससनिद जो रूलर्स हैं, 3री सदी ईस्वी में उन्होंने कुषाणों को अपने इलाके से हटा दिया और आप देखते हैं कि कुषाणों के जाने के पश्चात जो मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया में, जहां जो कि कोर एरिया था कुषाणों का, वहां अब सैसेनिड रूल शुरू हो गया है। और जो सैसेनिड रूल है वो उसका प्रभाव हमें भारतीय इतिहास पर देखने को नहीं मिलता है। तो आप यह देख सकते हैं कि अभी जो हम लोगों ने चर्चा की वह मौर्योत्तर काल की राजनैतिक अवस्था की चर्चा की, खास कर पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत के संदर्भ में। और इसके पश्चात जो इसका अगला हिस्सा है उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य जो इलाके हैं उसका कवरेज हम कर पाएं मौर्योत्तर काल के लिए। धन्यवाद।